हाँ मुझे तो आ गया आपकी आवाज। ठीक है, कंटिन्यू मैं करें? कह रहा था मुझे आ रही है। ठीक, कंटिन्यू करें कि उसके आगे बताएं? लगी कंटिन्यू करें कि फिर से बताएं? कंटिन्यू करो। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, अब जैसे पुश बटन है, पुश बटन एक्चुअल में क्या है, एक क्यू पुश बटन नाम का बेस क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मल्टीपल बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करके भी हम बना सकते हैं। ओके, अब इसको रन करके अगर हम देखें, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक, बट अभी क्या है, ये विजुअली जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं है। अगर हम साइज़ चेंज कर रहे हैं मेन एप्लीकेशन का, तो ये विजेट्स मूव नहीं कर रहे हैं। इसको करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है लेआउट्स। तो सपोज़ हमने इन सब को सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं ये सब ग्रिड में अंदर रहें, तो अब ये सारे के सारे क्या रहेंगे, हमेशा ग्रिड के अंदर रहेंगे। ठीक है, जैसे हम कीपैड बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक, बट अगर अभी भी इसको हम रन करें, तो अभी भी इशू बना हुआ है क्या, कि अभी वो छुप जा रहा है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो मेन एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी विजिट्स बैठे हुए हैं, उसका लेआउट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मेन एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, मेन फ्रेम को, ठीक है, और उसके साथ हमने इसका लेआउट सपोज सेलेक्ट कर लिया, सपोज में ग्रिड ही सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अब दोबारा अगर हम करते हैं, ठीक है, तो अब आप किसी भी रिजोल्यूशन, किसी भी सिस्टम के ऊपर ले जाओगे आप, तो आपके विजिट्स गायब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। ये कैसे हो रही है, ये लेआउट से हो रही है। ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, ये लेआउट्स हैं, या ऊपर लेआउट्स के का टूल बार है। ठीक है, आपके केस में क्या हम कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम एक दो ग्रुप बॉक्स रख रहे हैं, एक बटन्स के लिए और एक पार्ट हो गया जिसमें हमें इमेज दिखानी है। ठीक है, तो इमेज दिखानी है, तो उसके लिए हम उस इमेज को ग्रुप कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया सब कुछ कैमरा, और यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोसेस फॉर एग्जांपल। इमेज को दिखाने के लिए हमें इमेज टाइप के या डिस्प्ले टाइप के विजिट्स में आना पड़ेगा। तो डिस्प्ले टाइप में पहला क्या है, विजिट लेबल, तो लेबल को उठा के रखो यहाँ पे, और लेबल का जो लेआउट है वो इसके साथ हमने सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ हमने ग्रिड कर दिया। ठीक है, तो अब इसको मूव करेंगे तो लेबल भी मूव होगा, लेबल इसके साथ अटैच हो गया है। ठीक है, और अब अगर सपोज हमें ऊपर कोई हेडिंग देनी है, तो हेडिंग भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, हेडिंग प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, और इसके अंदर हमने रखे कुछ बटन्स। अब इन सब को का लेआउट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको लेआउट सेलेक्ट किया वर्टिकल। ठीक है, इन दोनों को, कैमरा को और प्रोसेस को सिलेक्ट किया, और हमने इसको ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और चाहे हम मेन वाला को सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया है इसका, इसको हमें छोटा करना है, तो हमें प्रॉपर्टी में आकर के हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्टिकल पॉलिसी को हम यहाँ फिक्स कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम चाहते हैं कि इमेज का साइज़ बढ़े बट बटन्स का साइज़ सेम रहे, बटन का साइज़ कभी चेंज ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो बटन का साइज़ भी चेंज हो रहा है, हम चाहते हैं फिक्स रखना चाहते हैं, तो हमें सारे बटन्स को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में इसका भी हमें साइज़ फिक्स करना पड़ेगा।
ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये 3 बटन एक साथ रहें और ये थोड़ा सा दूर हो जाए, तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं स्पेसर। ये लेफ्ट हैंड साइड में स्पेसर उठाया और इन दोनों के बीच में डाल दिया। इसको सपोज हमने बोल दिया एग्जिट, और इसको कैमरा ओपन, कैमरा स्टॉप, रिकॉग्नाइज। ठीक, तो इस तरह से आपका GUI रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको किसी भी साइज में आप चेंज कर सकते हो। यहाँ तक कोई इशू? नहीं ठीक है, समझ गया। ये GUI रेडी हो गया, बट अभी इसके पीछे की प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। प्रोग्रामिंग अभी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लें हमारे पास क्या प्रोग्राम करना रह गया। हमें ये 1 2 3 और 4 बटन्स को प्रोग्राम करना है। 4 बटन्स के नाम क्या रहेंगे, जो ऑब्जेक्ट नेम होगा इसका। ऑब्जेक्ट नेम है यहाँ पे पुश बटन, यहाँ पुश बटन 2। तो हम इसको अपने नाम से यहाँ अपने सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सर CO पुश बटन फॉर एग्जाम्पल, रिकग्नाइज पुश बटन। ठीक, इसका एग्जिट कर देते हैं इस हिसाब से। या फंक्शन अब जब भी ये बटन कॉल होंगे तो इस नेम से कॉल होंगे, ऑब्जेक्ट नेम से कॉल होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको हटा रहे हैं अपने ठीक मेन है। कोड। हम चाहे तो सेव कर सकते हैं इसको। अब अपने कोड में हम जा करके ओरिजिनल अपने कोड में चेक कर लेते हैं। ये हमारा कोड, और इसमें हमारे पास GUI जो है वो कैसा काम कर रहा है। ठीक, ठीक है, वही सेम चीज़ बनाई है, बस नाम चेंज कर दिया। ठीक, हमारे केस में कैमरा ओपन का नाम यहाँ पे ये है, रिकग्नाइज के ये है, स्टॉप के लिए ये है, और एग्ज़िट के लिए एग्ज़िट है। ठीक, अब इससे पहले यहाँ पे आने से पहले समझना पड़ेगा हमें Qt वर्क कैसे करता है। तो Qt के पीछे जो मेथड है या कंसेप्ट है वो है सिग्नल स्लॉट का। ठीक है, सिग्नल स्लॉट का कंसेप्ट है यहाँ पे किस तरह से काम करता है। क्योंकि ये C++ से लिया गया हुआ है या पोर्ट किया गया है, तो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्लासेस होंगी और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे। मल्टीपल क्लासेस होंगी, एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्लासेस ही हो गया। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं। एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर हमें डेटा को सेंड करना है, तो उस मेथड को क्या कह रहे हैं, सिग्नल और स्लॉट। ठीक है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 3 क्लासेस हैं, क्लास X Y एंड Z। ठीक है, आपको इन आपस में डेटा ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट कौन करेगा, वो करेगा एक सिग्नल, एक मेथड करेगा या एक फंक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड योर सिग्नल। ठीक है, रिसीव कौन करेगा, एक फंक्शन रिसीव करेगा। ठीक है, क्या क्या सेंड कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेटा टाइप सेंड कर सकते हैं, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू कुछ भी सेंड कर सकते हो, फंक्शन भी सेंड कर सकते हो, मेमोरी लोकेशन सेंड कर सकते हो, फाइल सेंड कर सकते हो, कुछ भी सेंड कर सकते हो। लेकिन कैसे जाएगा, सिग्नल के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में इस तरह से हम डेटा सेंड कर सकते। जैसे अब C++ में क्या किस तरह ये क्या यूज़ करते थे, डेटा स्ट्रक्चर होते थे उसमें, डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम भेजते हैं। ठीक है,
उसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वहाँ से हम यूज़ करते थे। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल एंड स्लॉट। सिग्नल एक्चुअल में क्या है, एक आइडेंटिफाइड एक मेथड है जिससे डेटा भेजेगा, रिसीव क्या करेगा, एक दूसरे फंक्शन का, दूसरे क्लास का, या जिस क्लास को हम डेटा भेजना चाहते हैं उस क्लास में एक फंक्शन होगा, वो उस डेटा को रिसीव करेगा। ठीक है, इतना ही समझना है। अब इसमें कोड में आते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि कोई भी C++ लैंग्वेज में क्या होता है, आपका क्लास होता है और मेन फंक्शन होता है। तो क्लास हो गया और यहाँ पे ये मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन के अंदर क्या है, मेन जो इनिशियल क्लास है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, यहाँ पे भी वही किया है। अब हम PyQt के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें PyQt से रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिस क्या सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं उसके लिए OpenCV यूज़ कर रहे हैं, इमेज से रिलेटेड कुछ फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, NumPy क्योंकि हम मैट्रिसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इमेज क्या होता है, एक इमेज n डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है या 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है, इसलिए NumPy यूज़ कर रहे हैं। PyTestRat OCR के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए, और PyQt से रिलेटेड या GUI से रिलेटेड फंक्शंस यहाँ पे हैं। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइज किया कि जो PyTestRat है उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ पे है, तो आपने जहाँ पे भी PyTestRat इंस्टॉल किया होगा वो पाथ देना पड़ता है exe फाइल का। ठीक है, अब एक क्लास बनाया है जिसका नाम रखा हमने ये नंबर प्लेट रिकग्निशन। सुपर क्या है, जैसे आपने अगर C++ पढ़ा होगा तो उसमें होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर है, ये खुद को कॉल कर रहा है, यानी खुद को कॉल कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, फिर जो GUI फाइल बनाई है .ui फाइल, एक्चुअल में ये जो फाइल यहाँ से हम क्रिएट करते हैं, यहाँ से जो क्रिएट करते हैं वो .ui फाइल बनती है। ये फाइल बनाई है, ये .ui फाइल है। ठीक है, .ui फाइल के पीछे क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो एक XML फाइल है। ठीक है, अगर इस UI फाइल को हम ओपन करें यहाँ पे, तो पीछे दिखेगा एक XML फाइल है, बस उसमें सेटिंग्स लिखी हुई हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसका XY लोकेशन कहाँ पे है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, जैसे ग्रुप बॉक्स लगा है तो उसका लोकेशन क्या है। ठीक है, अलग अलग विजेट्स हैं, उनका विड्थ क्या हो गया, हाइट क्या हो गया, कहाँ लोकेशन किस जगह से, कहाँ से स्टार्ट कहाँ से एंड, ये सारे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये XML फाइल हमें मैनुअली ना लिखना पड़े, इसीलिए हमने जो Qt क्रिएटर है इसको यूज़ किया था। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था हमारे पास 4 बटन थे, एक ओपन कैमरा, स्टॉप कैमरा, रिकग्नाइज और एग्जिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखिए, जो अल्टीमेटली ये बटन्स थे ये क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं एक बेस क्लास क्यू पुश बटन के। ठीक है, ये क्यू पुश बटन, अगर आप इसको देखोगे तो ये क्यू पुश बटन यानी कि एक क्लास, ये खुद एक क्या हो गया, ये क्लास हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा था, अगर एक क्लास से दूसरी क्लास में डेटा भेजना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिग्नल। तो इसका इस क्यू पुश बटन का एक सिग्नल, डिफ़ॉल्ट सिग्नल होता है क्लिक नाम का, यानी कोई लेफ़्ट क्लिक करे इस बटन के ऊपर, तो हम क्या कर, यानी कि अगर कोई लेफ़्ट क्लिक करेगा तो इस नाम का सिग्नल जनरेट होगा। हम चाहते हैं कि जब भी इस नाम का सिग्नल जनरेट हो वो इस नाम के फंक्शन को कॉल कर दे, या ये इस बटन से ये क्लिक सिग्नल जनरेट होने पे रिसीव कौन करे, ये फंक्शन रिसीव करे। सेल्फ का मतलब कि सेल्फ का यहाँ पे क्या मतलब है, सेल्फ का मतलब है इस क्लास का ये फंक्शन रिसीव करे। ये फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि बटन का जब क्लिक सिग्नल जनरेट होगा तो कॉल करेगा इस फंक्शन को। ठीक, लाइकवाइज यहाँ पे भी वही सेम मेथड है, हर बटन के क्लिक सिग्नल पे एक डिफरेंट फंक्शन कॉल हो रहा है।
वो फंक्शन लिखे कहाँ हैं, वो इस क्लास के अंदर जो भी हमने डिफाइन करा है उस क्लास के अंदर डिफाइंड है। ठीक, यहाँ तक कोई तो ये हो गया सिग्नल, नहीं ठीक है। ये हो गया सिग्नल, ये हो गया स्लॉट। सिग्नल और स्लॉट को जोड़ने का क्या मेथड है, कनेक्ट। ठीक, बस अभी ये 4 फंक्शन समझने हैं। पहला फंक्शन हो गया आपका ओपन। अब ये लाइन लिखी हुई है, ये ओपन सीवी, किसी भी ओपन सीवी डॉक्यूमेंटेशन में आपको कॉमन मिलेगी। ठीक है, कौन सा हम कैमरा ओपन कर रहे हैं, यहाँ डिफ़ॉल्ट कैमरा ओपन कर रहे हैं, यानी कि हम मान के चल रहे हैं एक ही सिस्टम में एक ही कैमरा। अगर आप मल्टीपल कैमरा लगा के चलते हो तो एक्चुअल में ये एक एरे जनरेट होता है कैमरास का। तो हमने 0 इंडेक्स वाले यानी कि सबसे पहले वाले को मान रखा है, आपने 2 कैमरा लगा रखे हैं, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा स्विच करने के लिए कैमरा। ठीक है, मल्टीपल कैमरा स्विच करने के लिए आपको ये इंडेक्स वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। फिर किस रेजोल्यूशन में आप ओपन कर रहे हो, ज़्यादा बड़ा ओपन करोगे तो आपको उतना मेमोरी चाहिए प्रोसेस करने के लिए, ज़्यादा छोटा करोगे तो रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगा, तो क्वालिटी नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा, जो कैरेक्टर्स हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो ये ट्रेड ऑफ है क्वालिटी और स्पीड के बीच में, ये रेजोल्यूशन। ठीक, अच्छा, वीडियो जब भी कैमरा ओपन होता है तो एक बार में एक ही फ्रेम ग्रैब होता है। हम एक कंटिन्यूस वीडियो दिखाना चाहते हैं यूज़र को, कंटिन्यूस लाइव स्ट्रीम दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ मतलब कि हर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद फ्रेम को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, एक टाइमर क्रिएट किया है। टाइमर जब टाइम आउट हो जाएगा तो टाइमर का जब टाइम जो हमने सेट कर रखा है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। हमने टाइमर का टाइम क्या लिखा है, 1 मिली सेकेंड रखा है। ठीक है, तो 1 मिली सेकेंड बाद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कहाँ लिखा है, इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक सिंगल फ्रेम उठा रहा है, सिंगल फ्रेम उठा रहा है, एक इमेज बना रहा है। सेल्फ क्या है, सेल्फ एक ग्लोबल वेरिएबल है जो ये है, ये क्लास खुद को कह रहा है। ठीक है, इस सेल्फ का स्कोप इस क्लास के अंदर है। ठीक है, मल्टीपल सेल्फ हो सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, सबके अलग अलग सेल्फ होंगे। उन पर्टिकुलर सेल्फ का स्कोप उस क्लास के अंदर ही होगा। ठीक है, तो तो यहाँ पे क्या, एक सिंगल इमेज जनरेट करी, सिंगल फ्रेम कैप्चर किया, उसको हमने सेव कर दिया किसमें, सेल्फ नाम का जो एक ग्लोबल स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमने सेव कर दिया। ठीक है, और हम ये चेक कर रहे हैं कि किसी ने स्टार्ट रिकग्निशन फ्लैग ऑन किया है कि नहीं। ये स्टार्ट रिकग्निशन फ्लैग कब ऑन होगा, जब हमारा रिकग्नाइज बटन क्लिक होगा। ठीक है, तो जो रिकग्नाइज बटन है ये काम केवल फ्लैग को ट्रू या फॉल्स करने का है इसका। तो आप एक बार क्लिक करोगे तो ट्रू हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करोगे तो फॉल्स हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है, तो एक बार क्लिक किया, अगर ट्रू है, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, अगर ट्रू है पहले से तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। तो अगर पहले से फॉल्स है सॉरी, पहले से अगर ट्रू है यानी किसी ने रिकग्निशन ऑन किया है तो इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर रिकग्निशन ऑन नहीं है तो जो इमेज, जैसी इमेज आ रही है वैसी डायरेक्ट इमेज दिखा देगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट के केस में हमें क्या, जब हम रिकग्निशन को नहीं, जब हम केवल कैमरा ओपन करते हैं तो ये वाला फंक्शन, ये वाला लाइन कॉल होता है, तो हमें केवल जो इनपुट कैमरा की आ रहा है वो केवल वही दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप रिकग्नाइज बटन पे क्लिक करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, फिर ये वाला फंक्शन कॉल होने लगेगा। अब इस वाले फंक्शन में जा कर के देख लेते क्या है। ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, जो कैमरे से इमेज आ रही है वो पास हो जा रही है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसको रिसाइज किया 600/400 में, 640/480 थी ऊपर, 640/480, उसको रिसाइज कर दिया 600/400 में। ठीक है, फिर अब इसको एक फंक्शन के अंदर पास किया, प्री प्रोसेस प्लेट इमेज। इसके अंदर क्या लिखा हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले जो भी इमेज आ रहा है, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट किया ग्रे में।
ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, जिसे आप कह रहे थे कि इमेज को प्री प्रोसेस करना और ये सब जो होता है ना, इनिशियल जो प्रिपरेशन होती है, वो वाला पार्ट है इमेज प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रे में कन्वर्ट किया। ग्रे में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको फिल्टर किया। ठीक है, इसके अंदर से हमने एजेस फाइंड किए। ठीक है, एजेस के ऊपर हमने एक हमने रेस्ट्रेंट लगा रखा है। ठीक है, कि इतना विड्थ और इतने पिक्सल और इतने विड्थ का होना चाहिए मिनिमम, यानी लेंथ और विड्थ इतना होना चाहिए। ठीक है, हाइट इतनी, विड्थ इतनी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, तो इससे हमें एजेस मिल जाएंगे। एजेस फाइंड करने के बाद हम एक कंटूर निकाल लेते हैं, मल्टीपल कंटूर्स निकालते हैं, यानी कि मल्टीपल एजेस हमको मिलेंगी, तो उनसे हम क्या बनाए, एक क्लोज या इनक्लोज्ड बॉडी या इनक्लोज्ड सरफेस निकालना चाहते हैं। ठीक है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें कंटूर्स मिल जाएंगे या क्लोज रीजन्स मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्लोज रीजन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही चेक कर रहे हैं कि जो क्लोज रीजन्स हैं, ठीक है, उसका उसका जो साइज़ है, क्या वो स्फेरिकल है, सॉरी सर्कल है। अगर सर्कल है तो हम उसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि जो प्लेट का इमेज है, प्लेट का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर एरिया होगा, हमें सर्कुलर एरियाज नहीं चाहिए, तो हम उसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी कंटूर्स आए हैं उसके अंदर हम पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, टोटल पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं, उसका क्या साइज़ बन रहा है, ओवरऑल क्या पैरामीटर बन रहा है। ठीक है, और पैरामीटर के बाद हम चेक कर रहे हैं क्या उसके अंदर, उस पैरामीटर के अंदर कोई कर्व है कि नहीं। ठीक, मल्टीपल कर्व्स हैं कि नहीं, तो कर्व्स को चेक करने के बाद फिर हमें यहाँ क्या मिल गया, अब उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि जो कर्व्स हैं वो 4 कर्व्स है कि नहीं। ठीक है, यानी कि जो सडन कर्व्स है 4 कर्व्स है, दैट मीन्स कि वो या तो स्क्वायर होगा या तो वो पॉलीगॉन होगा, 4 क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे ये दोनों को बराबर इसलिए हमने चेक करके यहाँ रखा हुआ है कि अगर अगर दोनों बराबर आ गए, दैट मीन्स कि नन का मतलब यानी कि अगर फाइंड नहीं हुआ, उस केस में हमें नहीं मिला, तो हमें ब्रेक कर दे रहे हैं, हमें इसका मतलब ही नहीं है, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक ठीक, अगर नहीं मिला और अगर हमें कोई इनक्लोज रीजन नहीं मिला तो ऑब्वियस बात है नो कंटूर डिटेक्टेड। अगर मिल गया तो ऑब्वियस बात डिटेक्टेड को 1 कर देंगे, यानी कि कोई कंटूर डिटेक्ट हुआ है जिसके 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, सॉरी। ठीक है, अगर 4 कॉर्नर्स वाला कोई कंटूर डिटेक्ट होता है, ठीक है, तो अब उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम मास्क कर दे रहे हैं या क्रॉप करके निकाल ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे क्रॉप करके निकाला। ठीक, और क्रॉप करके जो इमेज आ रही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, अदरवाइज केस में जब हमें कुछ डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है तो उसका मतलब सारी चीज़ें ज़ीरो होंगी, और ये वैल्यूज़ हमने रिटर्न करा दी। ये वैल्यूज़ कहाँ मिलेंगी, ये वैल्यूज़ वापस जहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है उसको मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि डिटेक्ट हुआ है कि नहीं, कोई एनक्लोज रीजन विद 4 कॉर्नर्स डिटेक्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर डिटेक्ट होता है तो इन दैट केस की जो क्रॉप्ड इमेज आई है, उस क्रॉप्ड इमेज को हमें टेसरेट के अंदर भेज देना है और टेसरेट के अंदर भेजने के बाद डिटेक्ट करेगा कि वो एक आस्की कैरेक्टर जनरेट करेगा। अगर उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिखे होंगे, अगर वो नंबर प्लेट है या कुछ उसके अंदर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं आस्की कैरेक्टर्स, तो वो नंबर कोई भी ये इस अपने एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ पे एक OCR का रिजल्ट हमको देगा या स्ट्रिंग देगा। स्ट्रिंग को हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लीन किया है। क्लीन किस लिए किया, हम केवल A to Z वाले कैरेक्टर रखना चाहते हैं कैपिटल्स में, या तो A to Z वाले कैरेक्टर्स होने चाहिए स्मॉल में, या तो 0 to 9 होने चाहिए
इसके अलावा अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज हो रहा है, @ एक्सक्लेमेशन, इस तरह से कुछ रिकॉग्नाइज हो रहा है, उसको नेगलेक्ट कर देना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लीन्ड नंबर प्लेट आ जाएगी। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? नहीं अभी नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रहा? हाँ दिख रही है, दिख रही है। हाँ, यही तो पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक तो आ गया समझ में, ये वाला हाँ फंक्शन। जी हाँ जी। अब यहाँ से हमें क्रॉप्ड इमेज मिल रही है, वो क्रॉप्ड इमेज हमने टेस्टरैक्ट के अंदर पास कर दी, ये हमको रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू को क्लीन किया है, केवल हम आज का वैल्यू कैपिटल, मतलब कि कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स और नंबर्स रखना चाहते हैं, बाकी अगर कोई स्पेशल करेक्टर आता है उसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसमें भी हमें एक रेस्ट्रिक्शन और रखी है कि जो रिकग्नाइज नंबर आ रहा है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर मिनिमम 5 होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या है कि अगर कुछ छोटा सा करेक्टर रिकग्नाइज हो रहा है, दो करेक्टर रिकग्नाइज हो रहे हैं, तो वो नंबर प्लेट नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे एक और हमने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद क्या किया है, जो भी इमेज आ रही है उसके ऊपर हमने उस सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे हमने उसका जो भी रिकग्नाइज आ रहा है, नंबर प्लेट आ रहा है, उसको टाइप करा दिया है। ठीक है, और डिस्प्ले करा दी इमेज को। ठीक, अदरवाइज केस में नॉट डिटेक्टेड लिख किया जाएगा। अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा तो ऑब्वियस बात है उसी सेम जगह नॉट डिटेक्टेड पीले रंग से दिखाई दे जाएगा। अदरवाइज केस में यहाँ पे BGR ग्रीन कलर से दिखाई देगा। ठीक, कहीं कोई इशू? कोड खत्म, दैट वाज योर कोड। नहीं ठीक है। ठीक, अब इसमें कहीं कोई इशू कुछ ना समझ में आया हो? नहीं इतना आ गया, एक बार दोबारा वीडियो देख लूंगा, समझ आ ही जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका फिर माइनर का कोड कंप्लीट हो गया है। अब आप जब आपको मेजर चाहिए होगा तो आप मेरे को, या माइनर कंप्लीट हो जाए जैसा जो भी होगा आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दीजिए। और मेजर आप कब लोगे, क्योंकि मैं जनवरी में अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी हाँ से। हमें जैन में चाहिए भी नहीं होगा, हमें चाहिए होगा फेब में। हाँ ठीक है, फेब में आप कॉल कर लो कभी भी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप ये वाली वीडियो जो आपने रिकॉर्ड करी है एक बार ये भेज देना मुझे। आपके पास भी तो हो रही है, चलो मैं भेज देता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर नहीं दूँ। मेरे पास ही क्योंकि लैग कर रही